स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 10th के इतिहास के चौथे लेसन का तीसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि जब मशीनें आ जाती हैं तो बहुत सारे मजदूर अपने काम से हाथ धो बैठते हैं और वे बेरोजगार हो जाते हैं और फिर से नई प्रौद्योगिकी से वो चिढ़ने लगते हैं और नए कार्य को करने के लिए या फिर अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पे वे जाने लगते हैं। और फिर 1840 के दशक में जो शहरों का निर्माण है उसकी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं और लोगों के नए नए रोजगार पैदा होने लगते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण। उसका पहला पॉइंट है भारतीय कपड़े का युग, यानी कि भारत में जो भारतीय कपड़े थे उनका समय कैसा था। कह रहा है कि मशीन उद्योग के युग से पहले, यानी कि मशीन उद्योग के युग से पहले जब मशीनी का काम नहीं हो रहा था उसके पहले की बात है, जब अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था, यानी कि बहुत ही महीन था, पतला था। आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीजें लेकर के जाते थे। फिर यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान, यानी कि जो बंडल होता है, ऊंटों की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा से, यानी कि पश्चिम और उत्तर के बीच के सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों को पार ले जाते थे। फिर मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता रहता था। फिर करा कि गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। आगे करा कि निर्यात व्यापार ने इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय होते। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीजों को लेकर के जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी भी देते थे, यानी कि उन्हें कुछ बुनकरों को वो क्या करते थे, इनाम देते थे। बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पे बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीदते थे। फिर 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। फिर कहा कि यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उनके बाद उन्होंने व्यापार पे इजादारी का मतलब होता है एकाधिकार अपना प्राप्त कर लिया और इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। यानी कि जब यूरोपीय कंपनी का एकाधिकार हो गया तो जो सूरत और हुगली जो बंदरगाह थे वह कमजोर पड़ रहे थे और इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आ गई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए, यानी कि जो स्थानीय बैंक थे वो खत्म हो गए और 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था और फिर 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि सूरत और हुगली कमजोर पड़ रहे थे। ये सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री 17वीं सदी का चित्र दिखाया गया है। ये इंग्लिश फैक्ट्री है।
कमजोर पड़ रहे थे। फिर बम्बई और कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाजों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे, यानी कि जो पुराने व्यापारियों के घर थे वो ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यानी कि जो बचे हुए थे वो यूरोपीय कंपनियों के अधीन ही काम कर सकते थे, उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। फिर कहा कि बुनकरों का क्या हुआ। 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई, यानी कि 1760 के दशक में, और ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। और फिर 1760 और 70 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी में भी होड़ लगे रहते थे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदारों को ही बेचते थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया। यानी कि लंदन एक पत्र भेजा गया कंपनी वालों को और उसमें अपने ऊंचे ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया करते थे। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी और यह काम कई चरणों में किया गया। पहला चरण था कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। और फिर कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने और माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए स्वयं वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। यानी कि वह अलग से अपने माल की जांच करने के लिए और कंपनी की चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वयं अपने एक अलग से कर्मचारी तैनात कर दी। दूसरा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी और इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी और एक बार का काम ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा भी दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ माल या कपड़ा गुमास्तों को ही देना पड़ा। यानी कि जो वेतनभोगी कर्मचारी उन्होंने रखा था गुणवत्ता जांच के लिए, उन्हीं को ही देना पड़ता था और वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। फिर जैसे जैसे कर्ज मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज्यादा कमाई आसपास में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। यानी कि थोड़ा बुन के बहुत लालच दिया जाने लगा। फिर बहुत सारे बुनकरों के पास जमीन के छोटे छोटे पट्टे थे, यानी कि छोटे छोटे खेत थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर लेते थे। अब वे इस जमीन को भाड़े पर देकर के पूरा समय बुनकर में ही लगाने लगे और अपना पूरा परिवार यही काम करने लगा। बच्चे औरतें सभी कुछ न कुछ काम कर लेते थे। लेकिन बहुत जल्द बहुत सारे बुनकर गांव में बुनकरों के बीच टकराव की खबरें आने लगी, क्योंकि उन्हें पहले जो गुमास्ता रहते थे, यानी कि जो पहले गुणवत्ता जांच करते थे, उनके जान पहचान के थे। लेकिन जैसे ही नए गुमास्ता रखे गए, वे उनसे पुराने की तरह संबंध नहीं रखते थे। वे दंडपूर्ण व्यवहार करते थे और सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे।
माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में वो बुनकरों को सजा भी देते थे और सजा के तौर पे बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े भी बरसाए जाते थे। अब बुनकर न तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को अपना माल बेच सकते थे, जिससे उन्हें कंपनी से भी जो भी कीमत मिलती तो वह बहुत कम थी और वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे रहते थे। यानी कि वह पहले कर्जा जबरदस्ती देते भी थे, जबरदस्ती काम भी करवाते थे और फिर उन्हें बहुत कम कीमत पे उनसे कपड़े खरीदते भी थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़ करके चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और काम में करघा लगा देते थे और कई स्थानों पर कंपनी और उनके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर के बगावत करते थे और कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। इस तरीके से उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आ खड़ी हुई। तीसरा पॉइंट है भारत में मैनचेस्टर का आना। करा कि 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी जो लंबे समय तक जारी रहा है। ये इम्पोर्टेंट है कि किस सदी में भारतीय कपड़े का निर्यात कम हो गया या गिरावट आ गई, तो 19वीं सदी में। 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था और 1850 से 51 में यह मात्र 3% ही रह गया। फिर करके जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पे दबाव डाला कि वो आयातित कपड़े पे आयात शुल्क वसूल करें, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सकें। यानी कि अगर बाहर से कपड़े कम आएंगे तो हमारे यहाँ जो कपड़े बने हैं वह आसानी से और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के आसानी से बिक सकते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पे दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय कपड़ों बाजारों में भी बेचेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई और फिर 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों का 9 के बराबर निर्यात होता था और फिर 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था और फिर 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। यानी कि पहले भारत में कपड़े कम आयातित होते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका जो आयात करने का आंकड़ा था वह ज्यादा हो गया। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थीं। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और जो स्थानीय बाजार थे वह सिकुड़ने लगे थे। फिर कहा कि 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी और जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका के पास की आमद बंद हो गई तो ब्रिटेन भारत में कच्चा माल मांगने लगा। भारत से कच्चा माल मांगने लगा और भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमत आसमान छूने लगी और भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पे कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी और ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। यानी कि इनकी रेट इतना कम हो गया कि उसके सहारे पेट पालना संभव नहीं था। और फिर 19वीं सदी के आखिर में बुनकर और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई और फिर भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीजों से पट गया, यानी कि भरमार हो गया। और ऐसे में बुनकर किस तरह कामयाब रह सकते हैं। यानी कि जब मशीनों से काम होने लगा तो बुनकर परेशान होने लगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।